लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं को किया सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को प्रदान किए पुरस्कार। सपा सांसद रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर तीखा हमला। कहा, मणिपुर जितना अन्याय पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी अब तक चुप। रामगोपाल ने एसआईआर को बताया वोट काटने की साजिश। अयोध्या में एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने खोला चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा, नहीं पहुंचा 50% लोगों तक फॉर्म, बढ़ाई जाए आवेदन की डेट। अयोध्या में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन। महापौर महंत गिरीशपति ने किया शुभारंभ। 11 दिसंबर तक चलेगा प्रदर्शनी। और अमरोहा में दबंगों ने बस ड्राइवर और सवारियों को पीटा। हंगामा होने पर मौके से फरार हुए दबंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर दबंगों की तलाश की तेज। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भव्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 500 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल और विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। दिव्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के 5,33,285 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र और कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना और विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी और वह भी 300 रुपये महीना, और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। दिव्यांगजन के अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कट नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई घूसखोरी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दिव्यांगजनों के लिए अच्छे संस्थान खड़े हों, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर उस प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मियों को चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक देना अनिवार्य कर दिया है। निर्धारित तिथि तक जानकारी न देने वालों के नाम 1 फरवरी से होने वाली पदोन्नति में शामिल नहीं किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मियों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। पोर्टल 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के संरक्षक प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एसआईआर और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग से मांग की थी कि एसआईआर का समय 3 महीने बढ़ाया जाए, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। बीएलओ पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। फॉर्म भरो, फॉर्म भरो। इसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता जमीन पर शानदार काम कर रहे हैं। बीएलओ के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद है जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा। मोदी के बयान राम नहीं डिलीवरी चाहिए पर तीखी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के सवाल बीएलओ की मौतें भी ड्रामा है क्या पर जवाब देते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि आपने खुद देखा,
मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर जितना अन्याय पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला, पूरा सेशन खाली चला गया। हम लगातार मांग करते रहे कि पीएम आए और बयान दे, लेकिन वे कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, दुनिया की किसी राजधानी में घूमते रहते हैं। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं, इसलिए अब जो वे कहते हैं देश नोटिस ही नहीं करता। SIR में हम लोगों की मांग पे इलेक्शन कमीशन है, मांग तो हमारी थी 3 महीना टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने 7 दिन बढ़ाया। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, BLOs लगे हुए हैं, BLOs पे बहुत जबरदस्त ऊपर से दबाव है कि भरो भरो सब भरो, हो ऐसे ही भर दो। लेकिन कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, BLO को भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा BLO को और हमारे कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री का तो आप देख रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा था। मणिपुर से जितना अन्याय कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ, एक शब्द कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा, पूरा सेशन खाली चला गया। हम लोग मांग करते रहे कि प्रधानमंत्री आए, बयान दें, लेकिन बोले नहीं करते। वे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दुनिया की दूसरी राजधानियों में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए अब वो जो कहते हैं उसको कोई नोटिस दे नहीं रहा। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई ने SIR फॉर्म भरने में हो रही त्रुटियों और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने बताया कि जिलाधिकारी से सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। रुदौली, बीकापुर, मिल्कीपुर सहित सभी विधानसभा की बात रखी। जिलाधिकारी ने पूरा भरोसा दिलाया कि सभी त्रुटियों को दूर किया जाएगा और जिन लोगों ने पुरानी लिस्ट से फॉर्म भर दिया है उसको विभाग अपने स्तर से ठीक करेगा। मतदाता को परेशान नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह SIR फॉर्म भरवाने में मतदाताओं की मदद कर रहा है और जहां कमियां हैं उनसे संगठन को अवगत भी करा रहा है। जनपद अयोध्या में सहित पूरे प्रदेश में SIR चल रहा है। तमाम बिंदुओं पर जो हम लोगों को, जनता को, सबको कठिनाई हो रही थी, आज उन तमाम बिंदुओं को हम लोगों ने ज्ञापन के रूप में DM साहब को दिया है। तमाम पदाधिकारी साथी हमारे थे। DM साहब ने सारी बात को सुना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात सुना और ज्ञापन भी लिया। उन्होंने कहा जितनी भी कमियां, जितनी भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, सब पे हम अक्षरशः, ये लोकतंत्र है, संविधान के तहत वोट देने का अधिकार है, इसको हम सारे लोग मिलकर इसको जितनी भी कमियां हैं इसको पूरा करेंगे और इसको ठीक ढंग से समय से कर लिया जाएगा। अयोध्या में खादी ग्रामीण बोर्ड अयोध्या ने क्षेत्रीय बोर्डिंग अयोध्या में मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने किया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने महापौर का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी राकेश दुबे ने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों के 10 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें प्रतापगढ़ का अंबा आंवला, भदोही की कालीन व विभिन्न प्रकार के सिले सिलाए परिधान और खादी की सूती, ऊनी और वस्त्र बिक्री और प्रदर्शन के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जनता को खादी और ग्रामोद्योग वस्तुओं का आधिकारिक प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी 3 से शुरू होकर 11 दिसंबर तक अनवरत जारी रहेगी। इसका आज हमारी प्रदर्शनी ये जो है ये आए हुए हैं और ग्रामोद्योगिक वस्तुओं के उद्यमी आए हुए हैं। स्वदेशी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई जाती है और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी ने किया है, महापौर जी ने। स्टॉल कहाँ से लगाए? स्टॉल मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से भी हैं, उत्तराखंड से हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं। हम अपील यही करेंगे कि मैक्सिमम लोग स्वदेशी अपनाएं, खादी अपनाएं। खादी से बुनकरों का, कतकिनों का और छोटे लोगों का जीवन निर्भर है। ये यदि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हमारे जो निम्न आय वर्ग के परिवार हैं, बुनकर इत्यादि, उनका भरण पोषण होगा और स्वास्थ्य के लिए भी
खादी का कपड़ा जो है वो बहुत उत्तम होता है। बीएचयू में देर रात सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगी 10 से ज्यादा गमले, वाहन और रखी कुर्सियां तोड़ दी गई है। 100 से ज्यादा घायल हो गए। तमिल संगमम के लगे पोस्टर व निकम काशी के 2 बड़े पोस्टर फाड़ दिए गए। 216 छात्रों का स्वागत होना है। करीब आधा किलोमीटर तक ईंट पत्थर बिखरे मिले। वहीं आपको बता दें, मारपीट के बीच में आए ब्रोचा हॉस्टल विज्ञान के एक छात्र का सिर फट गया। उसने बताया कि वह गलती से पत्थरबाजी के बीच में आ गया। इसी दौरान गार्डों ने भी उस पर लाठियां बरसा दी। बवाल के बीच 50 छात्र, 40 सुरक्षाकर्मी और 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित महिला समिति की महिलाओं ने धरना किया। वहीं महिला समितियों की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने संबंधित अधिकारियों पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि मिशन के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न आजीविका गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा धनराशि की निकासी में अनियमितताएं करने के लिए वर्तमान समिति के पदाधिकारियों का जबरन अनियमितता के साथ चुनाव करते हुए करोड़ों का घोटाला करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित महिलाओं ने इन अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम के नाम एसडीएम श्रुति शर्मा को सौंपते हुए जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। हाँ, पैसा निकालने के लिए जो हमारे मन माफी के पदाधिकारी रहेंगी वो पैसा हमको मतलब देंगी। उसमें मतलब कुछ फंडे हैं, पैसे मतलब खरीदारी उदारी के लिए सामान, तो उनको लालच देकर और पदाधिकारी बना दिया गया है। और खरीदारी करने के लिए उन्हीं मतलब हम ही लोगों को खरीदना, हमारी कमेटियां बनती है, कमेटियां ही खरीदेंगी। लेकिन तो ब्लॉक अधिकारी कहते हैं, बीएमएम कहते हैं कि हम लोग खरीदारी करेंगे। इसी के तहत से हमारे ओमकार मतलब डीएमएम है, खरीदारी 8 लाख की खरीदारी सीएमटीसी में आया था। टेंडर के द्वारा खरीदारी कर भी लिए। अब पैसा देने के बाद हम कहेंगे नहीं, सामान हम अपना देख लेंगे, पूरा बिल देख लेंगे, तब जाके हम पैसा पेमेंट करेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा है, तुम अपना पैसा मान लियो। हम कहे कि सर हमारा ही है ना, जब हम अपना पैसा जान रहे हैं, हमारा ही है, हमारा घर है, हमारा संगठन है, जब समूह हमारा है, ग्राम संगठन हमारा है, सीएलएफ हमारा है, तो पैसा भी हमारा है। सब हमारे दीदिया का, जब दीदी का निर्णय है तो वही हमारा भी निर्णय है। गाजीपुर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। विद्युत विभाग ने एक बार फिर एक मुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस को लागू करने का फैसला लिया है। ये योजना 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक संचालित की जाएगी। वहीं उपभोक्ताओं को इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घरेलू 2 किलोवाट तक और कमर्शियल 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को अपने ऊपर लगे सरचार्ज का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा मूलधन पर भी 25% की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी। अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और हर चरण में मूलधन पर मिलने वाली छूट धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसे में पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी पहले आओ और ज्यादा पाओ। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किश्तों में भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। ओटीएस में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जब ये बिल का पेमेंट करना चाहेंगे छूट के दौरान, सबसे पहले तो इन्हें 2000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके साथ साथ इनके मोबाइल के माध्यम से ओटीपी लेकर के वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके उपरांत उस समय वर्तमान में जो इनका बिल बना होगा उसमें जो भी सरचार्ज है, जो भी अतिभार है, वो 100% माफ, तीनों चरणों में 100% माफ है। और इसके साथ साथ एक और छूट दी गई, जो 31 मार्च 2025 में उनका बिल था, उसमें मूलधन जो था, उस मूलधन पर प्रथम चरण में 25% की छूट, द्वितीय चरण में 20% की छूट एवं तृतीय चरण में 15% की छूट। ये अतिरिक्त एक छूट भी दी गई है। द्वितीय चरण में 45% छूट, तृतीय चरण में 40% छूट। छूट किस पे दी जा रही है? जो उन पर राजस्व निर्धारण किया गया उस पर छूट दी जा रही है। शमन शुल्क जो है वो उन्हें जमा करना पड़ेगा।
आगे बढ़ेंगे जहां अमरोहा में ब्रजघाट में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें, इसी के साथ धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र ब्रजघाट को एक नई आधुनिक चौकी भवन मिलने से क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि इस चौकी से सुरक्षा, गश्त और निगरानी में तेजी आएगी। वहीं नवनिर्मित चौकी से अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने नई चौकी के उद्घाटन पर एसपी अमित कुमार आनंद का स्वागत किया। इस मौके पर एएसपी अखिलेश भदौरिया व सीओ धनौरा अंजलि कटारिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर अमरोहा से है, जहां कुछ दबंगों ने ड्राइवर कंडक्टर को जमकर पीटा। सरकारी बस जैसे ही गजरौला फाजलपुर रेलवे फाटक के पास पहुंची तो कुछ बाइक सवार दबंगों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर कंडक्टर को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, जब बस में सवार सवारियों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने यात्रियों को भी मार लगाई। वहीं घटना के बाद दबंग युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्तार से फरार है। वहीं जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त में सख्त कार्रवाई होगी। आगे पीछे गाड़ी हो रही थी, बहुत ज्यादा एक दो मिल रही थी। कोई हो सका, हम तो पीछे बैठे थे, कुछ गाड़ी में डिस्टर्बेंस हो गया हो तो सवारी हम तो अच्छा सवारी तो उस समय सर फिर उस पर मार फेरी ड्राइवर पर। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने हमला करा था, कुछ टच पच होगी उनकी। उसके बाद में सर फिर उन्होंने सवारियों पे पीछे से डंडे करे, जिससे उतर जामे सवारी, और शीशों पे मारे, शीशे से। मामला जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव के केवटन डेरा का है, जहां के निवासी एक महिला के साथ गांव के दबंग युवक मुकेश और योगेंद्र ने मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत पर पहुंचे चौकी के सिपाही आशीष मौर्य और चौकीदार जयपाल निषाद आरोपियों को पकड़ने गांव पहुंचे तो सिपाही को बाइक से खींचकर बंधक बना लाठी डंडों और धारदार हथियार से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस बल पर भी पत्थरों से हमला किया। पुलिस ने बंधक सिपाही को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी हालत नाजुक होने पर सिपाही को कानपुर हैलट के लिए रेफर किया है। वहीं मामले का संज्ञान ले जनपद के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंच स्थिति का जायजा लिया और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करारी थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 का इनामी बदमाश कुलदीप मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कुलदीप पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कुलदीप पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और कुलदीप के आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। मुकदमा अपराध संख्या 379/25 2/3 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त कुलदीप अपने एक साथी के साथ अड़हरा मार्ग से गुजरने के फिराक में है। उक्त मुखबिर खास की सटीक सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक करारी तथा प्रभारी स्वाट टीम की संयुक्त टीम के द्वारा अभियुक्त गिरोह की घेराबंदी की गई। मौके पर जवाबी फायरिंग में कुलदीप के पैर में गोली लगी है तथा उसका एक अन्य साथी जो मौके पे अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हुआ, जिसे कुछ दूर पर कॉम्बिंग करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में कुलदीप ने अपना नाम पता वांछित के रूप में तस्दीक करते हुए बताया कि वो कुलदीप जो घायल है उसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। जो कुलदीप है जिसके पैर में गोली लगी है, जो गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त था, वो 25,000 का इनामिया भी है। इस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। यहां डिवाइडर से टकराकर बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में बस में सवार महिला और बच्चे समेत 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। श्रद्धालु मथुरा से जय गुरुदेव के सत्संग से लौट रहे थे और लखीमपुर घर वापस जा रहे थे। जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलर क्षेत्र में नगरिया मोड़ के पास में
श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। लगभग 57 श्रद्धालु सवार थे और ये जो श्रद्धालु थे वो आ रहे थे वहां से मथुरा दर्शन करके आ रहे थे, जय गुरुदेव के दर्शन करके आ रहे थे। उनमें से अचानक जो है जैसे डिवाइडर आया और उन्होंने जो ड्राइवर था उन्होंने स्पीड ब्रेकर के पास से जैसे ही स्पीड ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर के पास जैसे उन्होंने ब्रेक या संतुलन बनाने की कोशिश करी तो पास में जो है असंतुलित हो गई बस और जो डिवाइडर था डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के कारण बस जो पलट गई। 57 श्रद्धालु थे उसमें से तुरंत जो है पुलिस आ गई जैसे सूचना मिली बस पलटने की और उसके बाद उसमें से लगभग 6 श्रद्धालुओं की घायल होने की सूचना है और जिसे पुलिस ने तुरंत उनके लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये गनीमत ये रही कि उसके पीछे एक ट्रक आ रहा था, क्योंकि वो बस जैसी पलटी और पलटने के बाद जो है उसने किसी तरह से अपने आप को ट्रक ने काबू किया और क्योंकि अगर ट्रक भी अगर लड़ जाता उससे बस से तो और ज़्यादा दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल जो है स्थिति पर काबू है, पूरा पुलिस प्रशासन वगैरह सभी ने जो आके वहाँ पर स्थिति पर पूरा काबू कर लिया है और जो घायल हैं उनके लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नरेंद्र शर्मा, APN न्यूज़, शाहजहांपुर। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें APN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।